वेलकम बैक दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं चार दोस्तों की ट्रिप का दूसरा भाग। और मैं आपको बता दूं, ये कहानी है सस्पेंस, डर और रहस्यमय घटनाओं से भरपूर। पहाड़ों की खामोशी, झरनों की गूंज और जंगल की अंधेरी परछाइयां, इन सब ने इन दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो बनिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि हर मोड़ पर आपको मिलेगा रोमांच और वह डर जो आपकी रूह को झकझोर देगा। आप सोचेंगे कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन ये जंगल, ये पहाड़ और ये कहानी आपको एक पल के लिए भी चैन नहीं देगी। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये भाग कैसा लगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। याद रखिए दोस्तों, इस कहानी के पहाड़ों, झरनों और जंगल में अभी भी किसी अदृश्य खतरे की परछाई छुपी हुई है। कौन जाने, अगली कहानी में ये परछाइयां फिर से आपके सामने आएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस डरावनी ट्रिप की कहानी। रात का सन्नाटा और पहाड़ों की ठंडी हवा, ऊपर आसमान में बादलों की परतें घनी हो चुकी थीं। होटल के बाहर सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई भी इंसान वहां रहना नहीं चाहता हो। हवा में नमी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। उस बेचैनी को सबसे पहले रेखा ने महसूस किया था, लेकिन अब शाहिद के अंदर भी वही डर घर करने लगा था। काव्या ने शाहिद को धीरे से कहा, वो आएगा, आज ही आएगा। शाहिद ने गहरी सांस ली, फिर राहुल और श्वेता की तरफ देखा। सभी के चेहरों पर थकान और डर साफ झलक रहा था। पिछले कई दिनों से जो कुछ भी हुआ था, उसने उनके होश उड़ा दिए थे। एक समय में जो दोस्त हंसी मजाक में ट्रिप पर निकले थे, आज वो एक डरावने बदले की कहानी में फंस चुके थे। होटल के बाहर एक पुराना सा ट्रक धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते से नीचे की तरफ बढ़ रहा था। उसके पहियों की आवाज पत्थरों से टकराकर गूंज रही थी। शाहिद की नजर खिड़की से बाहर उसी ट्रक पर जा टिकी। काव्या के चेहरे पर एक ठंडी, डरी हुई लेकिन नफरत से भरी मुस्कान आई। वो आ गया, वही है जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। राहुल और श्वेता थोड़े पीछे हट गए। रेखा के सीने में एक झटका सा लगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका डर हर पल और गहरा होता जा रहा था। ट्रक धीरे धीरे होटल के बाहर आकर रुक गया। ड्राइवर ने ट्रक का दरवाजा खोला। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में एक शिकारी जैसी नजर थी, जैसे उसने कई जिंदगियां निगली हों। उसके साथ उसका खलासी भी था। शाहिद के सीने में धड़कनें तेज होने लगी। काव्या की आवाज कानों में गूंजी, शाहिद, यही वो है जिसने मुझे मारा था, जिसने मेरी जिंदगी से खेला था। शाहिद ने होंठ भींचे। वो जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ये वो लड़ाई थी जो सिर्फ काव्या की आत्मा की नहीं, बल्कि उसके अपने जमीर की भी थी। ड्राइवर से मुलाकात। शाहिद और राहुल होटल के लॉबी में नीचे आए। उन्होंने एक दोस्ताना अंदाज में ड्राइवर को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। भैया, कहां से आ रहे हो? राहुल ने पूछा। कानपुर से, यहां से आगे कुछ माल लेकर जाना है, ड्राइवर ने कहा। उसकी आवाज में वही भारीपन और घमंड था, जैसे किसी ने उसे कभी रोका ही ना हो। काव्या खिड़की से उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वो जानती थी यही वो शख्स है जिसने उसकी जिंदगी को मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन बदला लेने के लिए उसे इन चारों दोस्तों की जरूरत थी। धीरे धीरे शाहिद, राहुल और श्वेता ने ड्राइवर से बातों बातों में दोस्ती गांठ ली। उन्होंने ट्रिप की बात की, पहाड़ों की खूबसूरती का जिक्र किया और उसे कुछ दिन उनके साथ घूमने का न्योता दे डाला। ड्राइवर को शायद जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये चारों क्या प्लान बना रहे हैं। चलो, क्यों नहीं, वैसे भी थोड़ा घूम फिर लूंगा, उसने बेहिचक हामी भर दी। काव्या ऊपर से ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून भी था और एक गहरी बेचैनी भी। वो जानती थी कि उसके बदले का वक्त करीब आ चुका है। रातें और बेचैनी। अगले 3 दिन इन चारों ने ड्राइवर को बहलाने और अपने साथ बनाए रखने में निकाल दिए। उन्होंने उसे शराब पिलाई, हंसी मजाक किया, सड़क किनारे ढाबों पर बैठकर खाना खाया और एक ट्रिप का माहौल क्रिएट किया। लेकिन अंदर ही अंदर चारों के दिल में डर बैठा हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस रास्ते पर वो जाने वाले हैं, वो कोई सामान्य जगह नहीं थी। वो वही जंगल था, वही पहाड़ी इलाका, वही झरना,
जहां काव्या की जिंदगी खत्म हुई थी। रेखा हर रात कुछ न कुछ अजीब महसूस करती थी। उसे अक्सर होटल के कमरे में किसी की परछाई दिखती थी। कभी खिड़की से कोई साया झांकता नजर आता, कभी बाथरूम में पानी अपने आप चलने लगता। उसे नींद आना मुश्किल हो गया था। शाहिद, कुछ तो है इस जगह में, मुझे अच्छा एहसास नहीं हो रहा, रेखा ने कांपती आवाज में कहा। शाहिद ने उसका हाथ पकड़ा। मैं जानता हूं रेखा, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। काव्या को इंसाफ दिलाना होगा। चौथे दिन की शाम, ड्राइवर अब उनके साथ पूरी तरह सहज हो चुका था। वो हंस रहा था, गा रहा था, शराब पी रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। काव्या ने शाहिद को होटल के पीछे बुलाया। वहां वही ठंडी हवा, वही पुराना पेड़ और वही खामोशी थी। कल रात उसी झरने पर उसे ले जाना होगा, काव्या ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि शाहिद के रोंगटे खड़े हो गए। और अगर वो मना कर दे? शाहिद ने पूछा। काव्या की आंखें एक पल के लिए जल उठीं। वो मानेगा, मैं देख लूंगी। 5वें दिन की रात, बदले की रात, सभी लोग ट्रक में सवार थे। रास्ता ऊंचा और टेढ़ा मेढ़ा था। पेड़ों के बीच से हवा चीख रही थी। चांद बादलों में छिप गया था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। झरने के पास पहुंचते ही माहौल और भी डरावना हो गया। ड्राइवर ने कहा, भाई यार, ये जगह तो बड़ी सुनसान लगती है। राहुल ने हंसने की कोशिश की। बस थोड़ा घूम कर चलते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। ट्रक जैसे ही उस सुनसान मोड़ पर पहुंचा जहां सालों पहले काव्या के साथ दरिंदगी हुई थी, माहौल अचानक बदल गया। हवा का रुख तेज हो गया। पेड़ों से जैसे कोई साया झांक रहा था। काव्या का रूप अचानक शाहिद की आंखों के सामने काव्या प्रकट हुई। वही उसका असली रूप। उसका चेहरा फटा हुआ, आंखें बाहर निकली हुई, बाल हवा में बिखरे और शरीर से जलती हुई आग की लपटें निकल रही थीं। श्वेता चीख पड़ी, या अल्लाह! रेखा पीछे हट गई। राहुल के हाथ से टॉर्च गिर गई। ड्राइवर के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। काव्या की आवाज गूंजी, याद है तुझे? यही वो जगह है जहां तूने मेरी चीखें दबाई थीं, जहां तूने मेरी जिंदगी खत्म कर दी थी। ड्राइवर पीछे हटने लगा, लेकिन शाहिद और राहुल ने उसका रास्ता रोक लिया। आज तुझे भागने नहीं देंगे, शाहिद बोला। उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। काव्या अब ड्राइवर के ठीक सामने थी। उसकी आंखों में जलती हुई आग और नफरत थी। हवा का दबाव बढ़ता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिल रही थीं। झरने का पानी अब पहले से ज्यादा शोर कर रहा था, जैसे खुद प्रकृति भी बदले की गवाह बनने आई हो। ड्राइवर की घबराहट। कौन हो तुम? ड्राइवर हकलाते हुए बोला। काव्या हंसी, एक डरावनी, ठंडी और कर्कश हंसी। मैं वो हूं जिसे तूने मारा था। मैं वो हूं जिसे तूने चीखाकर भी बचने नहीं दिया था। ड्राइवर जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। शाहिद ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, अब तू वहीं जाएगा जहां तूने उसे छोड़ा था, मौत के मुंह में। आंधी और साया। अचानक माहौल और बदल गया। तेज हवा ने चारों को घेर लिया। झरने का पानी लाल होता दिखाई देने लगा, जैसे उसमें खून बह रहा हो। पेड़ों पर बैठे पंछी जोर जोर से चिल्लाने लगे। रेखा को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा। एक काली परछाई उसके पीछे थी। उसने चीख मार दी। श्वेता ने उसे पकड़ लिया। काव्या हवा में तैरने लगी। उसका पूरा शरीर आग की तरह चमकने लगा था। वो अब इंसान नहीं लग रही थी। वो बदला थी, वो नफरत थी, वो वही डर थी जिसने 9 साल पहले उसकी जिंदगी छीनी थी। ड्राइवर को खींचना। काव्या ने अपनी जली हुई उंगलियां उठाईं। हवा के तेज झोंके के साथ ड्राइवर झरने की ओर खींचने लगा। वो चीख रहा था, बचाओ, बचाओ! लेकिन चारों दोस्तों में से कोई भी हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें वहीं जड़ कर दिया हो। शाहिद की आंखों के सामने वो मंजर था जिसे उसने सिर्फ फिल्मों में देखा था, लेकिन आज वो सच में उसके सामने था। काव्या की चीख और ड्राइवर का अंजाम। ड्राइवर झरने के किनारे पहुंच गया। उसका शरीर हवा में कांप रहा था। काव्या उसके सामने खड़ी थी। वही जगह, वही झरना, वही सन्नाटा। याद है तूने क्या किया था? ड्राइवर की चीखें अब पूरी घाटी में गूंज रही थीं, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। और तभी हवा अचानक और भी ठंडी हो गई,
झरने से धुआं उठने लगा और काव्या की चीख गूंज उठी। अब तेरा हिसाब। हवा जो पहले पत्तों को हल्का सा हिलाकर चली करती थी, अब उसकी ठंडक कुछ और ही तरह की लग रही थी, जैसे उस हवा ने किसी पुरानी बात का इंसाफ ले लिया हो। झरने के पास की रात अब रौंदने वाली थी, सितारे जैसे किसी ने आंसुओं में मिला दिए हों। शाहिद के भीतर अब जो ठहराव था, वो खौफ के साथ शर्म और निर्णय का मिला जुला भाव बन चुका था। चारों के कदम अब एक नई सीमा के ऊपर टिका था, इंसाफ और बदले की। काव्या का रूप उस रात और बदल गया। जो पहले परछाई जैसा दिखाई देता था, अब उसकी उपस्थिति गाढ़ी और ठोस हो चुकी थी। उसने ड्राइवर को पानी में पटकने, पत्थरों से उछालने और बार बार धक्का देने का जो तरीका अपनाया, उसे शब्दों में बताना व्यर्थ था। पर उस रात जो दिखा वह स्पष्ट था। ड्राइवर बेहाल, दहला हुआ और जिंदा नहीं रहा था जैसा कि पहले था। वह घायलों की तरह जमीन पर पड़ा, दर्द में हिल रहा, अपनी भूल की कीमत चुकाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस दर्द को मैं यहां विस्तार से, खुरदरे शब्दों से नहीं उकेरूंगा। मैं बस बताऊंगा कि कैसे काव्या ने उसे उसी पानी के पास बार बार डुबोया, कैसे उसका शरीर लड़खड़ाकर वापस आता और फिर उसे फिर से उसी जगह पर घसीटा जाता, और हर बार ड्राइवर से कुछ खोखला सा टूटे हुए शब्द निकलते। दया, अफसोस, डर, पर कोई असली पश्चाताप नहीं। राहुल ने एक पल के लिए काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब मानव से ज्यादा कुछ और लिख गया था। उसने कहा, काव्या, बस करो, ये सही नहीं है। हमें वैसा बनना नहीं चाहिए। उसकी आवाज में जो तड़प थी, वह उस आदमी के दर्द के साथ गूंज रही थी, पर साथ ही उसमें एक मानवीय हिचक भी थी। क्या वे वही बन रहे हैं जिनके खिलाफ लड़ रहे थे? काव्या ने उस पर एक ठंडी नजर डाली। उसके होंठों पर झोंपन की आहट थी, पर बोलते समय शब्दों में तेज सर्दपन था। तुम नहीं समझोगे राहुल, तुम नहीं जानते कि मैंने क्या खोया। तुम सोए हुए शहरों के लोग हो जो आवाज सुनकर आंखें बंद कर लेते हो। मैं वो नहीं कर सकती। इतने में झरने के किनारे से तेज कदमों की आवाज आई, जैसे कोई पीछे से आया हो। हवा में एक और आदमी की मौजूदगी दर्ज हुई। ड्राइवर का उसका खलासी। वह दौड़ता हुआ आया, आंखों में भय, हाथ कांप रहे थे। उसने देखा कि ड्राइवर बुरी हालत में पड़ा है और उसके मुंह से खौफ के शब्द निकल रहे थे। खलासी एक पल को थम गया, फिर चीखा और उसके होंठ कांप उठे। उसने अपने साथी का मुंह पकड़कर कहा, क्या क्या तुमने क्या कर दिया? लेकिन उसकी आवाज भी उस जगह के दबाव में टूट रही थी। काव्या की निगाहें एकदम उस खलासी पर टिक गईं। पहली बार उसके चेहरे पर जो नरमी दिखी थी, वह तुरंत गायब हो गई। उसकी आंखों में फिर वही कठोर ठंडक आ गई। उसने उसे भी आगे खींचा, ऐसे चुरहा सा खींचा जैसे पुराने जख्मों को फिर से खोला जा रहा हो। राहुल ने दौड़कर बीच में आकर कहा, अभी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम यहां किसी को मारेंगे तो हम खुद भी उसी कानून के बाहर हो जाएंगे जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वे इंसाफ दें। शाहिद को उस वक्त भीतर एक लड़ाई सी चल रही थी। उसने देखा था कि काव्या के आंसू कितनी बार उसकी उंगलियों पर जमे थे। उसने सुना था उसकी नमक भरी दास्तां। पर उस रात जब झरने की ठंडी ओस उसके पैरों को चुभा रही थी, शाहिद के सामने बस दो रास्ते थे। या तो वह काव्या के साथ खड़ा रहे और बदला पूरा हो, या फिर वह कानूनी रास्ता अपनाने को बोले और शायद काव्या की आत्मा बेवजह बेचैन रहे। उसकी उंगली कुरान की कॉपी पर टिक गई। वह याद करने लगा कि धर्म ने उसे इंसाफ और न्याय दोनों सिखाए थे। काव्या, शाहिद ने धीमी लेकिन जोरदार आवाज में कहा, जो हुआ गलत हुआ, पर अगर हम उसे उसी तरह मार डालेंगे तो हमसे क्या फर्क रह जाएगा उन लोगों से? क्या हम ही न्याय बनकर खुद गुनाहगार नहीं बनेंगे? उसकी आंखों में अब दर्द के साथ एक अपील थी। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, पर हमारा तरीका अलग होना चाहिए। काव्या के चेहरे पर कुछ टूटता सा दिखा, पर फिर वह झुकी और उसकी ठंडी आवाज ने फिर संभाल लिया। तुम बहुत बड़े बड़े शब्द कहते हो शाहिद। कानून? कौन सी अदालत? किसकी अदालत? जब मेरी आवाज गूंजी तो लोग हंसे, मेरे घर ने पहाड़ देखा, मेरी मां नहीं संभल सकी। क्या उन लोगों की मौत उसके लिए न्याय थी? उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखों में जहर था। श्वेता, जो अभी तक चुप बैठी थी, खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता भी। काव्या, हमें किसी को मारकर अपनी आत्मा नहीं गंदा करनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं पुलिस को अभी बुलाऊंगी। हम साक्ष्य देंगे, बयान देंगे,
अगर ये लोग दोषी हैं तो उन्हें कानून अपनी पकड़ में ले लेगा। हमें अपने हाथों से फैसला नहीं करना चाहिए। श्वेता की आवाज में विनम्रता थी और एक उम्मीद भी। वे कानून में विश्वास कर रही थी, या कम से कम कोशिश कर रही थी। काव्या ने श्वेता की ओर देखा। उसकी आंखों में एक कड़ी सी तड़प थी, पर आवाज में वह थम गई। कानून? उसने फिर कहा। तुम लोगों ने देखा नहीं कि किस तरह के लोग थे वे? पुलिस वाले, गांव वाले, जो लड़कियों को बेनाम कर देते हैं और फिर कहते हैं कि क्या कर सकोगे। उसने धीरे से सिर झुकाया। मैं सिर्फ एक चीज चाहती हूं कि वे दोषी खुद महसूस करें जैसा मैंने महसूस किया। मैं चाहती हूं कि वे हर रात वही सपना देखें जो मैंने देखा। राहुल ने कदम बढ़ाते हुए कहा। और हम क्या करेंगे? उनकी आत्मा से क्या बदली जाएगी? क्या इससे तुम्हें शांति मिलेगी? हम कानून के जरिए ही सही, पर इंसाफ दिलाएंगे। अगर हम यहां कोई भी कर दें तो ये साहस नहीं, ये हिसाब नाइंसाफी ही होगा। उसकी बात में एक सच्चाई थी, पर काव्या का दर्द उस सच्चाई को निगल चुका था। उसने अचानक कुछ कदम बढ़ाए और खलासी से आंखों में आंखें मिलाकर बोली, तुमने क्या किया? तुमने किस तरह उसे छोड़ा? उसने क्या कहा? बताओ। तुम भी सामाजिक कैद में क्यों भागते रहे? खलासी, जो अभी तक कांप रहा था, अब अपनी जुबान संभाल नहीं पाया। वह हकलाते हुए बोला, हम नहीं जान सकते। हम कपड़े धो रहे थे, हम मदद करने की कोशिश कर रहे थे। भाई ने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस भाग गया था। उसकी आंखें डर के साथ झुकी हुई थीं। काव्या ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा, पर हवा में जैसे किसी ने रोशनी पलट दी। उसकी आवाज कम थी, पर कांप रही थी। तुम्हारी किस्मत ने तुमसे सच्चाई छीन ली, पर अब तुमसे छीनकर मैं उसे वापस लूंगी। फिर उसने खलासी को झरने की ओर खींचा। शाहिद ने जैसे कुछ कहा, पर उसकी आवाज हवा में खो गई। राहुल ने आंसू रोकते हुए कहा, बस, अब और नहीं, हम ये नहीं करेंगे। उसने खलासी की तरफ देखा और तीनों दोस्त मिलकर बीच में आ गए। हम किसी को मारा नहीं देंगे। अगर तुम उन्हें पकड़ना चाहते हो तो गिरफ्तार करवा दो, मैं पुलिस को बुला दूंगा। काव्या ने उन तीनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब ठंडी लहर दौड़ गई। तुम हट जाओ, उसने कहा। अगर तुम कानून पर भरोसा करते हो तो जाओ, पर अगर वे इंसाफ नहीं पाएंगे तो मैं फिर वापस आकर उसे अपनी तरह से पिघला दूंगी। उसकी आवाज में धमकी नहीं, बल्कि स्याह वायदा था। वह एक पल ठहर गई, फिर झरने की ओर इशारा करते हुए बोली, देखो, वहां जो चट्टान है, जहां मैंने आखिरी बार रोया था, वहीं। अगर तुम कानून पर यकीन रखते हो तो जाओ, पर सच यही है, बहस करने से नहीं, सामना करने से बदलता है। मैं उसे वहीं छोड़ दूंगी जहां उसने मुझे छोड़ा था, ताकि उसकी आत्मा भी हमेशा वहां रहे और उसे उसकी करनी का हिसाब याद रहे। राहुल की आंखों में कुछ टूट रहा था। उसने पलटकर शाहिद को देखा। तुम क्या करोगे? हमारी दोस्ती? शाहिद ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में भारी उदासी थी। उसने कुरान अपनी बाह में कस लिया, फिर कहा, हम उसे रोकना नहीं चाहिए, पर हम रहम की सीमाएं भी नहीं तोड़ सकते। उसकी आवाज में संकल्प और घबराहट दोनों झलक रहे थे। तभी दूर से एक धीमी आवाज आई, पहाड़ों की दिशा से जैसे कोई गूंज उठी हो। किसी ने कदम की तरह ठहरने की आवाज सुनी। चारों ने चारों तरफ देखा। अंधेरा सघन था और हवा में किसी की परछाई सरसराई। अचानक पेड़ों की झाड़ियों से अचानक एक धीमी सी चीख निकली। किसी ने देखा कि खलासी अब जमीन पर मरा नहीं था, पर वह बेहद पीड़ा में था। जैसे ही वह थोड़ा सा हिला, उसकी आंखों में अब भय की गहराई और बढ़ गई। उसे शायद यही एहसास हुआ था कि उसके साथ जो हो रहा था, उसके लिए किसी ने फैसला कर दिया था। उसकी जीभ फली, चोट का दर्द उसकी आवाज में गूंज रहा था। और फिर अचानक झरने के पीछे से एक लंबी धीमी गूंज उठी, मानो किसी ने हवा को काट कर उसे बोला हो, इंसाफ लेना होगा। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वह जंगल की गूंज थी, पहाड़ों की पुरानी याद। चारों की रूहें कांप उठी। रेखा की आंखें कुछ और गहरी हुई। वह अब घबराहट की सीमा पार कर चुकी थी। शरीर मिनक के सिवा कुछ भी कर पाने की शक्ति नहीं रखता था। शाहिद ने देखा कि काव्या की सांसें धीमी हो गईं। उसके होठों से कोई पुराना गीत फुसफुसाया जा रहा था, एक वह गीत जो शायद उसके माँ ने उसे सिखाया था। पर अब उस गीत में दर्द और आक्रोश दोनों घुल चुके थे। उसने झरने के किनारे खड़े ड्राइवर और खलासी को देखा। वे अब उसी तरह बेबस थे जैसे कि कोई शक्ति उनके ऊपर थोप दी गई हो।
हम ऐसे इंसान नहीं बनेंगे जो खून का बदला खून से लें, शाहिद ने धीरे से कहा, पर उसकी आवाज अब कमजोर पड़ रही थी। हमें उन्हें अदालत में देना होगा। हमें साक्ष्य इकट्ठा करके पुलिस को बुलाना होगा। कुछ देर के लिए सब कुछ सन्न रहा। फिर अचानक एक तेज फुसफुसाहट ने सबकी सुनने की क्षमता छीन ली। पेड़ों की शाखाओं ने जैसे एक सुर मिलाकर कहा, चुनो। चारों के भीतर एक अजीब दूरी बन गई। राहुल का चेहरा पीला पड़ रहा था। श्वेता की आंखें आंसुओं से भर आईं। रेखा अब बिल्कुल तड़पती सी थी और काव्या का चेहरा ठंडा, पर उसके कदमों में अब भी चुपचाप इरादा था। तभी जैसे किसी ने दूर से एक वाहन की हिम्मत भरी आवाज सुनी। एक मोटर की रोशनी आने लगी और साथ ही हवा में कुछ और भी था, मानो दूर की सड़क पर कोई शख्स जा रहा हो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब समय निर्णायक था। रात गहरी हो चुकी थी। पहाड़ों के बीच बहते उस झरने की आवाज मानो किसी भूले बिसरे राज को बयां कर रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ अंधेरा इतना गाढ़ा था कि अगर कोई सामने खड़ा भी हो तो चेहरा पहचानना मुश्किल था। शाहिद ने अपने कांपते हाथों से जेब से फोन निकाला। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, न ठंड से बल्कि उस डर और तनाव से जो उसे भीतर तक हिला चुका था। हाँ, अब आ जाओ, वक्त आ गया है। शाहिद की आवाज में कंपी थी। वह जानता था अब सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ सच उजागर होंगे जो अब तक किसी ने नहीं सुने थे। पुलिस वाले जो होटल में रुके हुए थे अब धीरे धीरे अपनी गाड़ियों में बैठकर जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता कठिन था, पत्थरों और पहाड़ी मोड़ों से भरा। चांदनी में पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर डरावना नजारा बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल खुद इस कहानी का गवाह हो। शाहिद ने राहुल और श्वेता की ओर देखा। जाकर देखो जरा, वो दोनों जिंदा तो हैं। राहुल और श्वेता ने एक दूसरे को देखा, फिर डरते डरते झरने के पास गए जहां ट्रक ड्राइवर और उसका खलासी पड़े हुए थे। कुछ पल बाद उन्होंने देखा वो जिंदा थे, बस बहुत कमजोर। पानी, पानी, ड्राइवर बमुश्किल बोल पाया। श्वेता ने अपनी बोतल से पानी उसके होठों से लगाया। ड्राइवर ने कांपते हाथों से बोतल पकड़ी और कुछ बूंदें पीते ही उसकी सांसों में थोड़ा दम लौट आया। इतने में पीछे से पुलिस की जीपों की आवाज आई। जमीन हल्की कांपने लगी और कुछ ही सेकंडों में 2 जीपें वहां पहुंच चुकी थीं। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई ड्राइवर और बाकी सब पर पड़ी। अब माहौल में तनाव और भी बढ़ चुका था। ड्राइवर धीरे धीरे उठने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अफसोस भरी मुस्कान थी, जैसे वो किसी पुराने पाप का बोझ अब उतारने जा रहा हो। उसने कांपते होंठों से कहा, मुझे अफसोस है उस दिन का। कव्या की आत्मा जो झरने के पास तैरती सी महसूस हो रही थी, चुपचाप खड़ी थी। उसकी नजरें ड्राइवर की आंखों में थीं। कोई गुस्सा नहीं, बस एक ठंडा सवाल। हाँ, मैं गुनहगार हूं, ड्राइवर ने कहा। मैंने उस रात तुम्हारे साथ वो किया जो कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें मारा और तुम्हारी जिंदगी छीन ली। लेकिन तुम भी ये सुनो, क्योंकि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अब वहां एकदम सन्नाटा छा गया। टॉर्च की रोशनी पेड़ों की छांव में हल्की झिलमिला रही थी। पुलिस भी पीछे हटकर देखने लगी। शाहिद, राहुल, श्वेता और रेखा, सबकी नजरें ड्राइवर पर टिक चुकी थीं। ड्राइवर ने गहरी सांस ली और उसका अतीत खुलने लगा। उस वक्त मेरे घर में बस 3 लोग थे, मैं, मेरी बूढ़ी माँ और मेरी छोटी बहन नाजिया। वो बहुत मासूम थी, बस 15 साल की। हमारे घर के पास ही तुम्हारे पिताजी की जमीन थी और एक रात उसकी आवाज भर्रा गई, आंखों से आंसू निकल आए। एक रात तुम्हारे पिताजी शराब के नशे में हमारे घर आए। उन्होंने मेरी बहन को उठाया और जो किया वो सुनकर भी कोई यकीन नहीं करेगा। मेरी माँ चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन उन्होंने न तो उसकी चीख सुनी न उसकी इज्जत छोड़ी। उन्होंने नाजिया को बुरी तरह कुचल दिया। कव्या के चेहरे पर अब हल्की झिलमिलाहट होने लगी थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसे इस सच की कोई उम्मीद ही न थी। सुबह जब मैंने अपनी बहन को देखा तो वो खून में लथपथ थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जिंदगी जा चुकी थी। और तुम्हारे पिता, वो हंस रहे थे। उस हंसी ने मेरी आत्मा में आग लगा दी थी। उसी दिन मैंने कसम खाई थी, बदला लूंगा, चाहे जो हो जाए। ड्राइवर की आवाज अब कांप रही थी। मैंने कई साल इंतजार किया और जब मौका मिला
तो मैंने तुम्हें वही दर्द दिया जो मेरी बहन ने सहा था। हाँ, मैं गुनहगार हूं, लेकिन तुम्हारे पिता भी किसी फरिश्ते नहीं थे। राहुल की आंखें नीचे झुक गई थीं। श्वेता के रोंगटे खड़े हो चुके थे। शाहिद का चेहरा सख्त था, जैसे वो सब सुनते हुए भीतर ही भीतर कुछ तोड़ रहा हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, ड्राइवर ने अचानक कहा, और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। राहुल। सबकी नजरें राहुल की तरफ मुड़ गईं। राहुल, तुम्हें लगा कोई नहीं जानता? राहुल घबरा गया। क्या बकवास कर रहे हो? सच। ड्राइवर हंस पड़ा। जिस दिन तुम्हारे बाप ने मेरी बहन को मारा, उसी दिन तुमने भी कव्या को धोखा दिया था। याद है वो वीडियो जो इंटरनेट पर वायरल हुआ था? वो वीडियो बनवाने वाला तुम ही था। तुम्हें लगा ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। कव्या की आत्मा मानो सिहर उठी। हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट अब कानों में तेज गूंजने लगी थी। राहुल पीछे हटने लगा। नहीं, वो सब झूठ है। लेकिन ड्राइवर ने पुलिस की टॉर्च की रोशनी में एक पेन ड्राइव उठाई, जो उसने अपनी जेब से निकाली। यही है वो सबूत। राहुल, तुम भी उतने ही दोषी हो जितना मैं था। अब पुलिस वाले राहुल की तरफ बढ़ने लगे। शाहिद का चेहरा अब टूट चुका था। वह राहुल का सबसे करीबी दोस्त था, और आज वही दोस्त उसके सामने गुनाहगार बन चुका था। राहुल अचानक जोर से चिल्लाया और झरने की ओर भागा, लेकिन ड्राइवर भी उसके पीछे दौड़ा। पहाड़ी के किनारे पर दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। जंगल में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। हवा मानो रुक सी गई थी, और फिर अचानक दोनों पहाड़ी किनारे से नीचे गिर गए। राहुल! शाहिद चीखा। सब कुछ बस कुछ सेकंडों में हो गया। नीचे झरने की आवाज में चीख डूब चुकी थी। पुलिस ने टॉर्च नीचे फेंकी, लेकिन सिर्फ झाग और बहते पानी का शोर सुनाई दिया। राहुल और ड्राइवर दोनों हमेशा के लिए उस अंधेरे में समा चुके थे। वहीं ऊपर खड़ी कव्या की आत्मा अब धुंधली होने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वर्षों से जो सवाल उसकी रूह को बांध कर रखे हुए थे, अब उनके जवाब उसे मिल चुके थे। श्वेता और रेखा की आंखों से आंसू बह रहे थे। शाहिद जमीन पर बैठा हुआ था, आंखें झरने की गहराई में खड़ी हुई। कव्या ने आखिरी बार सबको देखा और धीमे से मुस्कुराई। कोई गुस्सा नहीं, कोई बदला नहीं, बस सुकून। उसकी परछाई झरने की हल्की रोशनी में विलीन होने लगी। आसमान में बादलों के बीच से हल्की चांदनी उतरी, और उसके साथ ही एक ठंडी हवा चली। ऐसा लगा जैसे किसी कैद हुई रूह को अब आजादी मिल गई हो। पुलिस धीरे धीरे घटनास्थल को सील कर रही थी। चारों तरफ टॉर्चों की रोशनी और झरने का शोर था, लेकिन हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अधूरी कहानी अब पूरी हो चुकी हो। शाहिद ने झरने की ओर देखा और बुदबुदाया, अब तू आजाद है कव्या। और फिर आसमान में हल्का सा धुंध का एक गोला उठा, मानो किसी ने आखिरी बार अलविदा कहा हो। कव्या की आत्मा की मुक्ति के कुछ हफ्तों बाद दिन निकल चुका था। पहाड़ों पर सूरज की पहली किरणें पेड़ों की शाखों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। वो झरना अब भी बह रहा था, लेकिन अब उसकी आवाज में वो डर नहीं था, मानो कोई भारी परछाई उस जगह से हट चुकी हो। गांव के लोग अब उस रास्ते से निकलने से डरते नहीं थे। रेखा अब अपने सामान्य हालात में धीरे धीरे लौटने लगी थी। झरने वाली उस रात ने उसे भीतर से तोड़कर रख दिया था, लेकिन शाहिद और श्वेता के साथ रहने और पुलिस द्वारा मिले मानसिक सहारे ने उसे संभलने की ताकत दी। कई दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद अब वह घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर अब डर की गहरी रेखाएं तो थीं, लेकिन साथ ही एक हल्की सी मुस्कान भी थी, जैसे वो जीवन को दोबारा पकड़ना चाहती हो। एक शाम वो सब साथ बैठे थे, पुराने बरामदे में। हवा में अब वो डरावनी सर्दी नहीं थी, बल्कि एक सुकून भरी ठंडक थी। श्वेता ने रेखा के बालों में हाथ फेरा। अब सब ठीक हो जाएगा, हम फिर से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। रेखा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अब डर नहीं लगता। लगता है कव्या अब सच में चैन में है। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन अब वो आंसू डर के नहीं, राहत के थे। धीरे धीरे तीनों ने फैसला किया कि अब उन्हें अपने अपने घर लौटना चाहिए। बहुत कुछ झेल चुके थे वो, और अब जिंदगी को एक नई शुरुआत की जरूरत थी। श्वेता की मंगनी। कहानी के कुछ हफ्तों बाद श्वेता के घर में खुशियां लौट आईं। उसका रिश्ता बहुत पहले ही तय हो चुका था, लेकिन बीच में जो हादसे हुए, उन्होंने सब कुछ रोक दिया था। लेकिन अब
घर में फिर से रोशनी थी, हंसी थी और सजावट थी। घर की दीवारों पर झालरें लटकी थीं, दरवाजों पर गेंदे के फूलों की माला और फर्श पर रंगोली बनी थी। श्वेता ने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी और माथे पर एक छोटी सी बिंदी। वो आईने में खुद को देख रही थी, जैसे जिंदगी के अंधेरे से बाहर निकलकर अब वो एक नई सुबह का स्वागत कर रही हो। रेखा और शाहिद भी वहां मौजूद थे। रेखा ने आज पहली बार मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया। देख, तू कितनी प्यारी लग रही है, श्वेता ने हंसते हुए कहा। और तू भी तो अब मुस्कुराने लगी है। मेहमानों के बीच में श्वेता की मंगनी का रस्म हुआ। तिलक, मिठाई और ढेर सारी खुशियां। लेकिन इन सब के बीच तीनों दोस्तों की आंखों में एक बात साफ थी, वो कव्या को कभी नहीं भूल सकते थे। श्वेता ने आसमान की तरफ देखा, मानो उसने किसी अदृश्य दोस्त को अपनी खुशियों में शामिल कर लिया हो। राहुल के घर वालों का हाल। लेकिन दूसरी तरफ राहुल के घर में सन्नाटा पसरा था। उसके गायब होने की खबर ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया था। पुलिस ने कई दिनों तक सर्च किया, लेकिन राहुल और ट्रक ड्राइवर की लाश कभी नहीं मिली। बस झरने के नीचे से कुछ कपड़े और जूते मिले थे। राहुल की मां रोज दरवाजे पर बैठी उसकी राह देखती। उसके हाथ में वही पुरानी माला थी जिससे वो रोज उसकी सलामती की दुआ करती थी। उसके पिता चुपचाप कोने में बैठे रहते, जैसे उनके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। कभी शरारती और जिंदा दिल लड़के की याद अब उस घर में एक परछाई बनकर रह गई थी। किसी ने उन्हें सच बताया भी नहीं, क्योंकि वो सच बहुत भारी था। सिर्फ शाहिद और श्वेता जानते थे कि राहुल अब कभी लौटकर नहीं आएगा। रेखा जब उस गली से गुजरी जहां राहुल का घर था, तो उसने देखा दरवाजा आधा खुला था। मां की आंखें सूज चुकी थीं और बाहर धूप में उसकी तस्वीर रखी थी। उस पर ताजे फूल चढ़े थे। उसने चुपचाप सिर झुकाया, बिना कुछ कहे। तीनों की नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद तीनों दोस्त फिर से बस अड्डे पर मिले। उनके चेहरों पर पुराने घावों के निशान अब भी थे, लेकिन उनके दिल में एक नई हिम्मत थी। शाहिद ने टिकट हाथ में पकड़ा हुआ था। रेखा के पास एक छोटा बैग और श्वेता के हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था। अब हम सब अपनी जिंदगी में वापस लौट रहे हैं, शाहिद ने धीमे से कहा। हाँ, रेखा बोली, लेकिन इस बार और मजबूत होकर। बस स्टेशन की घड़ी पर 4:15 बज रहे थे। बस धीरे धीरे चल पड़ी। तीनों ने पीछे मुड़कर आखिरी बार पहाड़ों की तरफ देखा। जहां कभी डर और खामोशी थी, अब वहां बस हवा थी और कव्या की हल्की सी मौजूदगी, जैसे वो उन्हें जाते हुए मुस्कुराकर देख रही हो। श्वेता ने कहा, कव्या, अब तू चैन से रहना, हम हमेशा तुझे याद रखेंगे। रेखा ने आसमान की तरफ देखा। एक हल्की ठंडी हवा चली। किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा, उस हवा ने ही सब कह दिया था। एपिलॉग। कभी जिस जंगल और झरने में दहशत थी, अब वहां गांव के बच्चे खेलने आते थे। लोग अब वहां से गुजरने से नहीं डरते। कव्या का नाम अब भी गांव में लिया जाता था, लेकिन डर के लिए नहीं, हिम्मत और इंसाफ की एक कहानी के रूप में। श्वेता की शादी कुछ महीनों बाद हो गई। रेखा ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। शाहिद ने पुलिस की ट्रेनिंग ज्वाइन की। उसने कसम खाई कि वो किसी और कव्या के साथ ऐसा नहीं होने देगा। राहुल का नाम अब एक चेतावनी बन चुका था कि कभी कोई चेहरा उतना साफ नहीं होता जितना दिखता है। और कव्या, वो अब पहाड़ों की हवा में, उस झरने की लहरों में और उन 3 दोस्तों की यादों में जिंदा थी। तो दोस्तों, 4 दोस्तों की इस डरावनी और सस्पेंस से भरी ट्रिप का ये दूसरा भाग आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। आपका एक छोटा सा प्यारा कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि हमारी अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लेकिन याद रखिए दोस्तों, इस कहानी के पहाड़ों, झरनों और जंगल में अभी भी कुछ रहस्यमय परछाइयां छुपी हुई हैं, जो रात के सन्नाटे में आपका पीछा कर सकती हैं। कौन जाने अगली कहानी में ये परछाइयां हमें फिर मिलेंगी या कुछ और डरावना इंतजार कर रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।